हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो आपका जो करंट अफेयर जो आपको मैं डिस्कस करूँगा, ये सभी एग्ज़ाम के लिए क्या उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा जो है आपको नॉलेज मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन को फिर से शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में जो है दोस्तों, ये 9 साल पहले प्रतिबंध लगाया गया था। मेघालय में कोयला खनन जुलाई तक, ठीक है, लगाया गया था। 2014 में जुलाई से लगाया गया था और 2000 जो आपका 23 होगा, इसमें जो है 2023 जुलाई में आपको कानूनी रूप से इसको फिर से चालू कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि केंद्र ने राज्य में 4 व्यक्तियों के लिए खनन पट्टे को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका कि अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई आप्रवासन नीति, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इमिग्रेशन पॉलिसी पर सहमति की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, अवैध रूप से सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और मैक्सिको हाल ही में नई आप्रवासी नीतियों पर सहमत हुई है, दोनों देश। ठीक है, और दोनों देशों ने 5 सूत्री योजना बनाई है जो अवैध प्रवासन को रोकेगी और हैती, क्यूबा और अन्य देशों से अप्रवासी लोगों के लिए स्वीकार करना जरूरी होगा, जो अन्य रास्ते से खोले जाएगी। ये दोनों देशों की भी सहमति बनी है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह समलैंगिक जोड़ों पर एक पैनल का गठन करेगी। इस पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि कार्यालय सचिव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसका समलैंगिक जोड़ों का पैनल गठन करेगी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा विंडहोक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, विंडहोक, तो विंडहोक जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, जब ये हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ था। विंडहोक घोषणा जिसे 1991 में अपनाया गया था, स्वतंत्र, बहुलवादी और स्वतंत्र प्रेस से संबंधित है। 19 सिद्धांत प्रदान करती है और इसका आपका संविधान में भी आपका अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंगीकरण को प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष जो है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका इसमें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 161वां पोजीशन पर भारत का रैंकिंग है। 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग 11 पैदान गिरकर 161 हो गया था। ठीक है, और हाल ही की रिपोर्ट में वैश्विक मीडिया वॉच डॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया था? तो याद रखिएगा वॉच डॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया गया था। ठीक है, 2022 यानी कि पिछले वर्ष दोस्तों देश में 180 देशों में 150वें स्थान पर रखा गया था भारत को। और नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जो लगातार 7वें साल तक इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। याद रखिएगा कि नॉर्वे जो है अभी 7 साल से लगातार यानी कंटिन्यूअस जो है पहले स्थान पर बरकरार बना हुआ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य
केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। आगे इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में कि आदर्श कॉलोनी पहल, ठीक है, के हिस्से के रूप में उड़ीसा सरकार ने तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी स्थापित करने के लिए 22.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो 22.5 करोड़ की मंजूरी दी है। और जो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो है क्या बनता है कि आदर्श कॉलोनी पहल, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि आदर्श कॉलोनी पहल जो होगा आपका उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया था। किस लिए? तो तटीय कटाव, समुद्र के किनारे जो हैं तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए यह पहल जो है प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पेशा से जुड़े हुए थे? तो ध्यान दीजिएगा, रंजीत गुहा जो है एक इतिहासकार थे, ठीक है, एक भारत के प्रख्यात इतिहासकार थे रंजीत गुहा, जिनको हाल ही में निधन हो गया। और वे सबाल्टर्न स्कूल के संस्थापक में से एक थे, जो इतिहास में सबसे प्रभावशाली उत्तर औपनिवेशिक उत्तर मार्क्सवादी स्कूलों में से एक है। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें उनका लेटेस्ट जो था बुक आपका नवीनतम 2009 में द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री नाम से बुक जो है उनका सबसे चर्चित बुक रहा है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहान मेला कोंद जाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। याद रखिएगा कि बिहान मेला जो है आपका कोंद जनजाति के द्वारा मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। बिहान मेला उड़ीसा के नयागढ़ जिले में, ध्यान दीजिएगा, नयागढ़ जिले में जो कोंद जनजाति के द्वारा ये वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वास्तव में यह बीज उत्सव है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यह 2019 से मनाया जा रहा है और इस आयोजन में पहाड़ियों और जंगलों से घिरे दासपल्ला क्षेत्र के 40 से अधिक गांवों में किसानों ने भाग लेते हैं और हर साल मनाते हैं। हाल ही में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जापान। जापान के बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, याद रखिएगा कि अभी जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो फूमियो किशिदा भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको, के मंत्रिमंडल के द्वारा यह अपनाया गया। यह पंचवर्षीय महासागर नीति क्षेत्रीय समुद्रों में बढ़ती चीनी मुखरता के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रयास करती है। तो बेसिक प्लान जो है कुछ देशों के द्वारा यह नियम बनाया गया है और उसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि जनशक्ति प्रदर्शन, ठीक है, जनशक्ति प्रदर्शन का आयोजन 100वीं कड़ी के साथ किया गया। तो इसको याद रखिएगा, मन की बात। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कही है और ये लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात जो है प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद 100वीं कड़ी उपलक्ष्य में जनशक्ति प्रदर्शन आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे
NMIS इसका शॉर्ट नेम होता है। वर्ष 2021-22 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। हाल ही में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे NMIS 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार समरी फॉर पॉलिसी मार्कर जारी किया गया था। यह सर्वेक्षण यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यानी कि UNIDO के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार तेलंगाना के बाद विनिर्माण क्षेत्र में कर्नाटक जो है आपका सबसे इनोवेटिव यानी कि खोज में जो है सबसे आगे है। ठीक है। आगे याद रखिएगा कि अगला प्रश्न जो है, किस राज्य में मतदाताओं को निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप यानी कि वोटर्स हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया? तो अभी दोस्तों जो है कर्नाटक में जो है चुनाव होने वाला है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में मतदाताओं को निर्बाध नामांकन के लिए हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है पेश किया गया। यह मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकन करने में मदद करेगा और चुनाव के दिन अपने मतदान केंद्रों को पता लगाने में उनकी क्या करेगा? सहायता करेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य में मतदाता हेल्पलाइन ऐप स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड वेटनरी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अप्रैल को। पशु चिकित्सक का महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और यह हर साल अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट 15B क्लास के भारतीय नौसेना के तीसरे स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या रखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा INS इम्फाल। ठीक है। INS इम्फाल जो है भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15B वर्ग का तीसरा स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। इस पोत ने हाल ही में अपनी पहली समुद्री यात्रा भी शुरू कर दी है और INS इम्फाल भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का तीसरा जहाज है। इसका निर्माण जो है मझगांव डाक लिमिटेड में किया जा रहा है और इसका प्रशिक्षण भी चल रहा और आगे भी जो है इसका प्रोडक्ट जो है बन रहा है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश अरबी गोंद साहिल क्षेत्र रीजन से प्राप्त किया जाता है जो किस क्षेत्र से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूडान। ठीक है। प्रश्न था अधिकांश अरबी गोंद साहिल क्षेत्र किस देश से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा सूडान से। ठीक है। अरबी गोंद फिजी पे कैंडी सौंदर्य संसाधनों के लिए एक प्रमुख घटक है। गोंद अरबी का वैश्विक आपूर्ति का लगभग 70% जो है साहिल क्षेत्र से बबूल की पेड़ों से प्राप्त किया जाता है जो सूडान से होकर गुजरता है। सूडान में संघर्ष ने शीतल पेय, चॉकलेट बार, रेड वाइन, कई अन्य उत्पादों में इस महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति को बाधित किया है। ठीक है। इस एरिया तो दोस्तों मैंने आपको जो है 15 क्वेश्चन जो है मैंने आपको करंट अफेयर का कवर कराया है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका किसी भी एग्ज़ाम का जो है करंट अफेयर जो है मैं आपको यहाँ पर कवर कराते रहूँगा और डेली आपका वीडियो जो है आपको करंट अफेयर का प्रोवाइड होते रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना।